हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2024 का ग्रेजुएट लेवल का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं। इसमें 5 जून 2025 से 16 जून 2025 तक जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इनके सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज की क्लास में 17 जून 2025 का तीसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। इसका पहला शिफ्ट और दूसरा शिफ्ट का वीडियो भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और इन सब के सॉल्यूशन पहले कंप्लीट हो चुके हैं। इनके वीडियोज देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, त्रिभुज एबीसी की भुजा एबी और एसी को क्रमशः बिंदुओं डी और ई तक बढ़ाया गया है। कोण सी बी डी और कोण बी सी ई के समद्विभाजक बिंदु पी पर मिलते हैं। यदि कोण ए 84 डिग्री है तो कोण पी का माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए एक ट्राइंगल हम लोग बना लेंगे। इस ट्राइंगल का नाम है ए बी सी। तो ये हो गया ए बी और ये सी। इसमें कह रहा है कि ए बी को डी बिंदु तक बढ़ाया गया। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपका ये जो भुजा ए बी है इसको इस तरह से आप खींच के यहाँ तक बढ़ा दिए, इसका नाम हो गया डी। उसी तरह से ए सी को ई तक बढ़ाया गया, तो ए सी को अगर आगे बढ़ाएंगे ई तक तो इस तरह से बढ़ेगा। तो इसमें कह रहा है कि कौन सी बी डी, तो कौन सी बी डी ये वाला कौन, और कौन बी सी ई ये वाला कौन, इनके जो समद्विभाजक हैं वो पी पर मिलते हैं। तो इनके समद्विभाजक अगर खींचें तो इस तरह से ये खींचाएगा। ठीक है, ये समद्विभाजक क्या करते हैं, कोण को दो बराबर भाग में बांटते हैं। तो ये जिस बिंदु पर मिल रहे हैं उसका नाम है पी। तो कोण हमसे पी पूछा जा रहा है। ठीक है, और कोण ए दिया है 84 डिग्री, ये है 84 डिग्री। तो इसमें आप इसको शॉर्टकट याद रखिए, क्या होता है कोण पी अगर आपको निकालना है तो 90 माइनस कोण ए बटा 2 कर देंगे। अगर मान लीजिए आपका ये अंतः समद्विभाजक रहता है, जैसे कोण ए बी सी इसका अंतः समद्विभाजक और कोण ए सी बी इसका अंतः समद्विभाजक, इस तरह से ये कोई बिंदु एम है इस पर मिल रहा है, तो ये कोण क्या होगा। अगर कोण एम आपको निकालना है तो उसके लिए आपको 90 में प्लस करना होगा ए बटा 2। ठीक है, और इसमें माइनस करना होगा। तो हमें पी निकालना है तो इसमें क्या कर देंगे, ये वाला वैल्यू रख देंगे। तो 90 माइनस कोण ए है 84, तो 84 का आधा यहाँ पड़ेगा 42। तो 90 में 42 माइनस करेंगे तो 48 डिग्री इस सवाल का आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। आगे बढ़ते, चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल 299 सेंटीमीटर स्क्वायर है। शीर्ष बी और शीर्ष डी से विकर्ण एसी पर डाले गए लंबों की लंबाई क्रमशः 11 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। विकर्ण एसी की लंबाई निर्धारित करें। ठीक है, देखिए एक चतुर्भुज बना लेंगे किसी भी तरह का। मान लीजिए ये जो है वो चतुर्भुज है जिसके बारे में ये बात कर रहा है। इसका नाम दे रखा है ए बी सी डी। तो ए बी सी डी इसका नाम दे दिए। अब इसमें जो विकर्ण ए सी है, ए से अगर सी को मिला दें तो ये हमारा विकर्ण बनेगा ए सी। इस पर लंब डाले गए हैं शीर्ष बी और डी से। ठीक है, तो आप इसको समझ सकते हैं। मान लीजिए कि ये जो आपका शीर्ष बी है, अगर इससे लंब डालेंगे एसी पर तो इस तरह से लंब डलेगा। और इसका जो लंबाई है वो है 11 सेंटीमीटर, ये है 11। उसके बाद शीर्ष डी से एसी पर लंब डाला गया, तो शीर्ष डी है इस पर लंब डालेंगे तो इस तरह से ये लंब डलेगा और ये 90 डिग्री पर। इसका लंबाई है 12 सेंटीमीटर और हमसे एसी का लंबाई पूछा जा रहा है, एरिया दे रखा है। अगर इस चतुर्भुज का आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसके लिए क्या करना होगा, 1/2 गुना ये जो विकर्ण है जिस पर लंब डाला गया यानी ए सी गुना इन पर डाले गए लंबों का योगफल। जैसे एक लंब ये है जो कि है 11 सेंटीमीटर और दूसरा लंब ये है जो कि है 12 सेंटीमीटर। दोनों को जोड़ेंगे 11 + 12 ये हो जाएगा 23। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। और सवाल में जो एक्चुअल क्षेत्रफल दे रखा है वो कितना है 299, तो इसको 299 के बराबर कर देंगे। बस आपको कटाना है, 23 से ये कटेगा, 23 का 23 और 23 या 69। तो ए सी का वैल्यू यहाँ से आ गया कितना, 2 इधर जाके गुना होगा, 13 दूना 26 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। उस घन की 4 दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी कोर की लंबाई इतना मीटर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर घन की 4 दीवारी का क्षेत्रफल पूछ रहा है। ये क्या होता है, घन का कर्व सरफेस एरिया, जिसका फॉर्मूला होता है 4a²। ए जिसमें घन की भुजा है और वही चीज़ यहाँ पर कोर कह के दिया हुआ है। तो इसमें आप ए का वैल्यू रख दीजिए, 4 इंटू ए का वैल्यू ये 3x + 8y + 5। तो 3x + 8y + का 5 इसका होल स्क्वायर।
ठीक है। तो ये आ गया आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। आप मन में कैलकुलेट करके आंसर लगा सकते हैं, नहीं तो इसको खोल सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको खोल रहे हैं ताकि आपको समझा सके अच्छा। तो ये 4 बाहर है। ये आ गया आपका ए स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस दूसरा 64 वाई स्क्वायर, तीसरा 25 हो जाएगा। उसके बाद 2ab, तो 8 या 24 दूना 48 एक्स वाई प्लस 2bc, 8 पंजे 40 दूना 80 वाई हो जाएगा प्लस 2ca, तो 5 या 15 दूना 30x यहाँ पर हो जाएगा। और बाहर 4 है तो 4 में सबसे गुना होगा। अब ऑप्शन देखें तो 9 चौके 36 सभी में है, 64 चौके 256 ये यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये दोनों ऑप्शन आप हटा दीजिए, पहला और दूसरा। उसके बाद इन दोनों ऑप्शन में देखिए कहाँ सेम नहीं है, तो यहाँ 100 सेम है, 192 एक्स वाई, 192 एक्स वाई सेम है, 320 है यहाँ, यहाँ पर 160 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे वाई वाला कितना हो रहा है गुना करके। तो 80 गुना 4 करेंगे तो 8 चौके 32, 320 हो रहा है, तो 320 यहाँ पर है, तो चौथा ऑप्शन भी छांट दीजिए, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, यदि साइन ए 4/5 है तो इसका मान ज्ञात करना। देखिए साइन होता है p/h, तो ये हमारा p है और ये हमारा h है। ये 4 है, ये 5 है, तो b कितना होगा 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। अब यहाँ पर आप वैल्यू रखिए, इसका मान कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो 2 है, ठीक है, प्लस 10 होता है p/b, p है 4 b है 3, तो 4/3 हो जाएगा। उसके बाद ये 4 है, प्लस का कॉस है, तो कॉस होता है b/h, b 3 है, h 5 है, तो 3/5 हो जाएगा। तो 3 दूना 6 4 10/3 ये हो गया, गुना 5 के 20 3 23/5 ये हो गया। 5 से 2 बार में कटेगा, 23 दूना 46/3 इस सवाल का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। आगे बढ़ते, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है। यदि इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर तो इसका व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम आपको कई बार बताए हैं बेलन का वक्र और संपूर्ण का क्या रेशियो होता है, h/r+h ये होता है। और यहाँ पर ये रेशियो क्या दे रखा है, संपूर्ण का आधा है वक्र। अगर संपूर्ण नीचे 2 मान ले तो ऊपर वक्र कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये रेशियो है, ये चीज़ हम लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, अगर हम लोग इसमें देखेंगे तो h देखिए कितना है, h का वैल्यू यहाँ पर आपको मिलेगा 1, और यहाँ पर अगर h 1 है तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तब जाके 1 + 1 2 होगा यहाँ पर। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि r और h दोनों क्या है, बराबर है। अगर ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो इसका रेडियस भी 12 सेंटीमीटर होगा। रेडियस अगर 12 है तो व्यास कितना होगा, 12 का 2 गुना 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है इसके लिए k का मान इस प्रकार निर्धारित करें कि समीकरण के मूल समान हो। अगर समीकरण के मूल समान होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, यानी b² - 4ac बराबर 0। तो इसको लिखेंगे b, लिख देते हैं पहले, b² - 4ac बराबर 0 होना चाहिए। तो b हमारा ये x का गुणांक माइनस का 4 है, उसका स्क्वायर प्लस में 16 आ जाएगा। ठीक है, -4ac, तो h 7 है और c कितना है, k है, तो 7k गुना 4 7 चौके 28 के हो जाएगा बराबर 0। तो 16 बराबर कितना हो जाएगा, 28 के, तो k का वैल्यू 16/28 हो जाएगा। इसको कटा लेंगे 4 से 4 बार में, 4 से 7 बार में, तो 4/7 ही सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, 10 खिलाड़ियों का औसत स्कोर 55 दर्ज किया गया था। हालांकि बाद में पता चला कि स्कोर 84 को गलती से 48 पढ़ लिया गया था। सही औसत स्कोर ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए 84 को 48 पढ़ा आपने, कितना गलती पढ़ दिया, तो 84 में 48 माइनस करिए तो पता चलेगा आपको कितना, 36, यानी 36 आपने कम पढ़ा। तो सही औसत में जाने के लिए आपको प्लस का 36 करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर करेंगे। एवरेज पहले इन्होंने निकाला कितना है, 55, लेकिन इसने 36 कम लिया है तो 36 हम लोग यहाँ पर जोड़ देंगे, लेकिन 36 टोटल नहीं जोड़ देंगे, इसको प्रत्येक खिलाड़ी में बांट देंगे। तो 10 खिलाड़ी है तो 10 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 55 प्लस का इसको डिवाइड करेंगे तो 3.6, 55 3 58.6 इस सवाल का सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, 2 नल एक टंकी को क्रमशः 3 घंटे और 57 घंटे में भर सकते हैं। एक तीसरा नल इसे 3 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूर्णतः खाली टंकी का 1/3 हिस्सा भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, देखिए एकदम आसान सवाल है, हम आपको पहले भी बताए हैं। यहाँ पर अगर देखें तो ये जो पहला नल है
वो पूरा टैंक को 3 घंटे में भरता है, और ये जो तीसरा नल है ये 3 घंटे में क्या करता है, खाली करता है। अगर ये दोनों नल साथ में चले तो क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा, यानी इसका एफिशिएंसी 0 हो जाएगा दोनों को। सिर्फ ये दूसरा नल बचेगा जो 57 घंटे में भरता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो नल है दूसरा, ये टोटल टैंक को 57 घंटे में भरता है, और यहाँ करा कि 1/3 ही भरना है, तो टाइम कितना लगेगा, इसका 1/3 लग जाएगा, जितना टोटल टाइम है उसका 1/3 कर देंगे, तो कटाएंगे तो 19 घंटा इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। आगे बढ़ते। ऋषिका 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है, और पहले की दूरी की 2 गुनी दूरी 39 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। फिर वह उसी मार्ग से प्रारंभिक बिंदु पर वापस आती है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल 56 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वापसी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी है। ठीक है, देखिए इस तरह के सवाल हम आपको बताए हुए हैं। अगर आपके पास एवरेज स्पीड दिया रहता है तो क्या करते हैं, टाइम को इक्वल करते हैं। ठीक है, तो मान लेंगे ये जो पहला स्टेज का दूरी है वो 1 यूनिट है, तो इसमें कितना टाइम लगेगा, टाइम निकालने के लिए हम लोग करते हैं दूरी बट्टा चाल। तो दूरी 1 है माने हैं, और चाल इसका है 52, तो 52 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अगला स्टेज का दूरी क्या है, इसका 2 गुना, तो 1 मान है तो 1 का 2 गुना 2 हो जाएगा, और इसका चाल है 39, तो 39 से इसको डिवाइड करेंगे। तो ये जाने के क्रम में इतना टाइम लगा, और दूरी कितना हो गया, 1 और 2 3 यूनिट। अब जब वो वापस आएगी तो 3 यूनिट कवर करेगी, लेकिन स्पीड हमें मालूम नहीं है, तो x मान लेंगे। तो ये जाने और आने का टोटल टाइम हो गया आपका। अब क्या करेंगे, अब एवरेज स्पीड से भी टाइम निकालेंगे, तो टोटल दूरी कितना हो गया, 1 2 3 3 6 यूनिट, और एवरेज स्पीड है 56, तो 56 से इसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से भी आपको टोटल टाइम मिलेगा, ये दोनों इक्वल होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 से काट देंगे 3 बार में, 2 से 28 बार में। हमें एक्स का वैल्यू निकालना है, तो ये दोनों को राइट साइड भेज दीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 3/x इस तरफ रहेगा, बराबर हो जाएगा 3/28, और ये दोनों जाके इस तरफ माइनस में हो जाएगा 1/52 माइनस का 2/39, तो 3/x रहेगा ही बराबर। इन तीनों का एलसीएम निकालना होगा, कितना आ जाएगा एलसीएम, 52 अगर एलसीएम मान ले तो 28 का क्या है, इसमें 4 है, 7 नहीं है, 7 से गुना कर दीजिए। 52 तो है ही, 39 का क्या है, 13 है, इसमें 3 नहीं है, 3 से गुना कर देंगे। 28 से इसको डिवाइड करना है, कितना आएगा, 7 चौके 4 से 13 बार में 13 तिया 39 आया, उसको 3 से गुना भी करना, तो 39 तिया 117 होता है, माइनस 52 से 52 कटेगा, 7 तिया 21 गुना 1 21 आ जाएगा, माइनस 39 से इसको डिवाइड करना। ठीक है, 3 से 13 13 चौके 52, 4 से 28, 28 को 2 से गुना करेंगे 56 आ जाएगा। तो 3/x बराबर आ गया कितना, ये जोड़ के कितना हो रहा है, 50 20 70 7 77, 117 में आपको घटाना है 77, तो कितना बचेगा, 11 में से 7 घटा 4 यानी 40 बचा, और नीचे है ये, आप इसको गुना कर सकते हैं, नहीं तो रहने दीजिए, 52 गुना 21 यहाँ पर हो जाएगा। तो ये कटने वाला नहीं है। ठीक है, 4 से 10 बार में कटा देंगे इसको, और 4 से ये 13 बार में, अब नहीं कटेगा ये, x बराबर हो जाएगा 3 गुना 13 गुना 21, तो 13 तिया 39 गुना 21 करेंगे, कितना होगा, ये तो 13 तिया 39 गुना 21 कर लिए। ठीक है, वो 3 को हम लोग यहाँ से हटा के यहाँ ले आते हैं, 21 तिया 63 हो गया, 13 गुना 63, 13 तिया 39 बचा 3, 13 छः का 78, 3 81, और उसको 10 से डिवाइड करना है, 10 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, तो 81.9 किलोमीटर प्रति घंटा इसका स्पीड होगा आने का। ठीक है, जो हमसे पूछा जा रहा है। आगे बढ़ते, 6 सेंटीमीटर व्यास और 56 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक तार का आयतन ज्ञात कीजिए, और पाई का उपयोग करना है 22/7, तो इसमें 11 है, 11 का मल्टीपल आंसर होना चाहिए, चेक कर लेंगे, 8 5 13 7 1 8, नहीं है 11 का मल्टीपल, ये 5 4 9 8 1 9 है, ये जी 5 इधर 10, ये भी नहीं है, ये 8 5 13 8 1 9, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है, तो एक ही ऑप्शन है आपके पास, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, यदि ये है तो x और y का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बीच वाला का गुणनफल बाहर के दोनों के गुणनफल के बराबर होता है, तो x का वैल्यू निकालना, तो 7 से इसको कटा देंगे 2 बार में, 2 गुना 8.7 हो जाएगा आपका x का वैल्यू। ठीक है, और इसका अनुपात निकालना है y का, तो y का वैल्यू कितना होगा, देखिए इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है, तो 5 से इसको कटा देंगे 7 बार में, 7 7 49, ये रेशियो हो गया।
पॉइंट हटा के यहाँ 0 लगा दीजिए, 2 से कटा देंगे इसको, यह आ जाएगा कितना 24 और 5 245। तो इधर से 87 आएगा और इधर से 245। यही जो है एक्स और वाई का रेशियो है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। इसके 3 क्रमिक छूटों के बराबर एकल छूट ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इस तरह के सवाल हमको कई शिफ्ट में होता है, इसका फॉर्मूला बस यहाँ पर हम आपको लिख दे रहे हैं। अगर मान लीजिए एक्स, ठीक है, x%, y% और z% 3 क्रमिक डिस्काउंट है और ऐसा परसेंटेज यहाँ दे रखा है कि यहाँ पर रेशियो से करने में बहुत मुश्किल है, तो इसलिए हम लोग इसका फॉर्मूला याद रखते हैं, कभी कभी काम आता है। तो क्या करते हैं, इफेक्टिव डिस्काउंट निकालने के लिए तीनों को जोड़ेंगे, यानी x + y + z, माइनस करेंगे उसमें दो दो का गुना करके, यानी xy + yz + zx बटा 100। ठीक है, ये माइनस होगा, उसके बाद प्लस XYZ बटा 10,000। ठीक है, 10,000। तो ये जो कैलकुलेट करने के बाद आता है, यही इसका इफेक्टिव परसेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमित ने समान धनराशि को साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है, पर निवेश किया था। दोनों धनराशियों के लिए निवेश की अवधि 2 वर्ष तथा दोनों धनराशियों के लिए समान वार्षिक ब्याज दर 4% थी। अंत में उसे प्राप्त हुए दोनों ब्याजों में 44 रुपये का अंतर था। निवेश की गई प्रत्येक धनराशि कितनी थी? ठीक है, तो 2 वर्ष का टाइम है, परसेंटेज दे रखा है, तो क्या हो जाएगा डिफरेंस, 4 का स्क्वायर बट्टा 100%, यानी कि इसको 0.16% बोल सकते हैं। इतना परसेंट डिफरेंस है, जबकि रुपया में 44 रुपये के बराबर है। ठीक है, आप यहाँ पर इसको समझ सकते हैं। मान लीजिए R% आपका रेट है, तो डिफरेंस होता है 2 साल का R² बट्टा 100%, इतना का डिफरेंस हो जाता है CI और SI का। हमसे मूलधन पूछ रहा है, तो 100% का वैल्यू निकालना होगा। उसके लिए क्या करना है, 44 को 0.16 से डिवाइड करेंगे और 100 से गुना करेंगे। पॉइंट हटा के यहाँ पर 100 लगा देंगे। 4 से 4 बार में कट रहा है, 4 से 11, 4 से 25 बार में। ठीक है, तो 2500 गुना 11, 5 और 27, तो ये हो जाएगा 27,500। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। आप गुना नहीं करना चाहते हैं तो 11 का मल्टीपल भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते, इसका सरलीकृत मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको करेंगे छोटी कोष्टक, माइनस का 2 आ जाएगा, 9 दूना 18, माइनस में 18, 21 में 18 माइनस हो जाएगा तो 3 बचेगा। आगे 81 को 3 से डिवाइड करना, तो कितना आ जाएगा 27। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते, एक नाव धारा के प्रतिकूल 16 घंटे में 176 किलोमीटर, धारा के अनुकूल 5 घंटे में 85 किलोमीटर यात्रा करती है। स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, के प्रतिकूल यानी अप स्ट्रीम का स्पीड हम लोग निकाल सकते हैं। उसके लिए दूरी है 176 और समय है 16, तो दूरी को समय से डिवाइड करेंगे तो स्पीड आएगा, कितना आएगा 16 × 16, 16 × 16, यानी ये आ गया 11 किलोमीटर प्रति घंटा अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का निकालना है तो सीधा सीधा है, 85 को 5 से डिवाइड करना होगा, ये आ जाएगा कितना 17 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या निकालना है, स्थिर जल में नाव की चाल, यानी एक्स का वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, अगर हमें एक्स का वैल्यू निकालना है तो उसके लिए क्या करना होगा, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम को जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं। तो 11 है, यहाँ 17 है, तो 11 + 17 ये हो जाएगा 28। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 14 किलोमीटर प्रति घंटा शांत जल में नाव की चाल। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। अगर धारा की चाल पूछता यानी वाई का वैल्यू, तो दोनों का डिफरेंस, तो 17 में 11 घटाते 6, उसको 2 से डिवाइड करते तो 3 इसका आंसर आ जाता। ठीक है, आगे बढ़ते, यदि निर्माता को 10%, थोक विक्रेता को 15% तथा खुदरा विक्रेता को 25% का लाभ होता है, तो उस मेज की उत्पादन लागत ज्ञात कीजिए जिसका ग्राहक के लिए खुदरा मूल्य 31,900 है। और ये किस सीक्वेंस में माल बेचता है, थोक विक्रेता बेचता है किसको, निर्माता बेचता है थोक विक्रेता को, और थोक विक्रेता खुदरा विक्रेता को बेचता है, और लास्ट में खुदरा विक्रेता किसको बेचता है, ग्राहक को। ठीक है, सीक्वेंस वही है जो हम लोग जानते हैं। तो मान लेंगे ये जो निर्माता है जो सामान का निर्माण करता है, इसके लिए जो है कॉस्ट प्राइस क्या है, x यूनिट है। तो इस पर ये 10% का प्रॉफिट लेता है, तो 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10, यानी 10 पर 1 का प्रॉफिट लेगा, वैल्यू क्या बनेगा 11/10। उसी तरह आगे थोक विक्रेता 15% का लाभ लेता है, तो इसका फ्रैक्शन 3/20, तो 20 पर 3 का प्रॉफिट लेगा, वैल्यू क्या बनेगा 23/20। आगे खुदरा विक्रेता जो है वो 25% का प्रॉफिट लेता है, इसका फ्रैक्शन 1/4, तो 4 पर 1 का प्रॉफिट लेगा, तो वैल्यू क्या बनेगा 5/4।
और फाइनली जो है ये सामान किसके पास पहुंचेगा, कस्टमर के पास, और कस्टमर जो है इसके लिए पे करता है 31,900। तो इस वैल्यू को 31,900 के बराबर कर देंगे। अब यहाँ से एक्स का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। तो देखिए सॉल्व कर लीजिए, 11 से 1 कट रहा, काट देंगे, 11 इक्का 11, ये 11 दूना 22, बचा 9, 11 9 99 और 2 जीरो लास्ट में 2900। 5 से कट जाएगा, ठीक है। 23 से देखते हैं, 23 इक्का 23, 6 60 हुआ और फिर से जीरो आएगा, ठीक है। 23 से ये नहीं कट रहा है। अगर 23 से ये नहीं कट रहा है इसका मतलब आंसर जो है वो पॉइंट में आना चाहिए, जबकि यहाँ सीधा सीधा पूर्णांक में ये 20,000 करके दे रखा है और 23,200 इस तरह से आंसर है। तो यहाँ पर 23 देने की वजह से जो है ये आंसर जो आएगा डेसिमल में आएगा। तो यहाँ पर या तो सवाल में कुछ मिस्टेक है या नहीं तो ऑप्शन सेट करने में इसको कुछ मिस्टेक हुआ है, ठीक है। तो इस सवाल को हम लोग यहीं पर छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। फ्रैक्शन ये है, इसकी माध्यिका ज्ञात कीजिए। सिंपल सा है, इसको आरोही क्रम में लिख करके उसके बाद जो है देखते हैं हम लोग इसमें कितने फ्रैक्शन है। तो 3 3 6 3 9 2 11 फ्रैक्शन है, यानी n बराबर 11 है, विषम है। तो इसमें क्या होता है, बीच वाला पद माध्यिका होता है इसको आरोही क्रम में लिखने के बाद। तो 11 पद है तो बीच में छठा पद आएगा, तो प्रथम 6 पद को आरोही क्रम में लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, सबसे छोटा कौन सा है यहाँ पर देखिए, सबसे छोटा आपका है 24। तो 24 से शुरू करेंगे, उसके बाद क्या है 26 है, ओके। उसके बाद आपका है क्या 38 है, 38, फिर है 39 आपका, और 43 है, उसके बाद 49 है। तो छठा पद यही है 49, देख सकते हैं आप यहाँ पर 3 3 6, छठा पद 49 है, तो यही इसका माध्यिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तो इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 48 और 46 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 9 और 7 बचता है, ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ये जो शेषफल बच रहा है वो माइनस कर दीजिए। तो 48 में 9 माइनस करेंगे तो 39 बचेगा। उसी तरह 46 में 7 माइनस कर देंगे तो भी 39 बचेगा। तो इन दोनों का जो एचसीएफ होता है वही वो हाईएस्ट नंबर होता है। तो 39 और 39 का एचसीएफ 39 ही आ जाएगा, यही इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते, एक आदमी अपने मासिक वेतन का 28% घर के किराए पर खर्च करता है। यदि हर महीने वो इतना परिवहन पर, इतना किराने पर और शेष 218 बचाता तो उसका मासिक वेतन कितना है। तो देखिए वो अगर 28% घर के किराए पर खर्च करता है तो बचा कितना, 100 में 28 माइनस कर देंगे तो 72%। तो 72% बचे हुए में ये खर्च है इसका महीने का जो है परिवहन और किराने और जो बचत है वो सब इसी 72% में है, क्योंकि ये 28% केवल किराए पर खर्च करता है। तो कहने का मतलब इन सब को जोड़ के 72% के बराबर कर दीजिए, और मासिक वेतन पूछ रहा है तो 100% का वैल्यू आप निकाल दीजिए। तो सबको जोड़ेंगे तो ये 6 74 6 80 2 8200 हो गया, यानी 8,200। उसके बाद 8 8 1 9 9 8 17 170, तो 8370 हो गया। 3 8 11 7 18, 8370 प्लस 18 ये हो गया 8388। ये जो है 72% का वैल्यू है, तो 72 से डिवाइड कर देंगे। वेतन निकालना है 100% से गुना कर देंगे, कटाएंगे इसको 18 से 4 बार में, 18 चौके 72 बचा कितना, ये बच गया 11, 118 हुआ, 18 छः के 108, फिर से 10 बचा, फिर से 6 बार में जाएगा, 4 1 का 4, ठीक है। इसको छोड़िए 466 रहने दीजिए, 4 से इसको काट देते हैं 25 बार में। तो 25 गुना ये, तो 25 का मल्टीपल यहाँ पर है केवल, बाकी सब नहीं है 25 का मल्टीपल, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो 466 इसको हम लोग सॉल्व नहीं किए, ये 4 से इसको कटा दिए। आगे बढ़ते, कोई धनराशि 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश करने पर 2 वर्ष बाद इतना हो जाती है। दी गई अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो मूलधन अगर 100% रहता है तो उसमें इसको कितना का ब्याज मिल रहा है, 12.5% की दर से 2 वर्ष में 25%। तो ब्याज इसमें हम लोग 25% जोड़ देंगे तो मिश्रधन कितना बनेगा, 25 प्लस 100 125%। जबकि मिश्रधन सवाल में है 7500, तो ये 7500 के बराबर होगा। साधारण ब्याज पूछ रहा है इस अवधि में, तो 2 वर्ष में 12.5 की दर से 25% का साधारण ब्याज है, तो 25% का वैल्यू निकाल दीजिए। आप देख सकते हैं 125 का 25 एक बट्टा कितना गुना है, 5 गुना, यानी इधर से भी देख सकते हैं आप इसका 5 गुना है, तो यहाँ भी ऐसा कौन सा नंबर है जिसका 5 गुना करेंगे तो आप कहेंगे यहाँ पर 1500 होना चाहिए, तब जाके इसका 5 गुना 7500 होगा। तो 1500 इस सवाल का आंसर है। आप इधर से निकाल सकते हैं, इधर से या फिर इधर से कर सकते थे, ठीक है। आगे बढ़ते, पी की वर्तमान आयु का 4 गुना क्यू की वर्तमान आयु से 35 वर्ष अधिक है।
8 वर्ष बाद क्यू की आयु का 2 गुना पी की आयु के 6 गुने से 40 वर्ष कम है, क्यू की वर्तमान आयु कितनी है। इक्वेशन बना के सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो देखिए करते हैं, ये मान लेते हैं पी का वर्तमान आयु पी है, तो इसका 4 गुना जो है वो अधिक है क्यू से, तो 4p पहले आएगा, उसमें माइनस कर देंगे क्यू का आयु, क्यू को क्यू ही रहने देंगे क्योंकि इसका कुछ नहीं है, और ये जो डिफरेंस है ये कितना है 35 है। तो ये आपका हो गया पहला इक्वेशन। दूसरा कितना होगा, 8 वर्ष बाद, अगर 8 वर्ष बाद जाएंगे तो पी का आयु 8 वर्ष बढ़ जाएगा, यानी p + 8 हो जाएगा, तब जाके इसका 6 गुना जो है उससे 40 वर्ष कम है क्यू का 2 गुना, तो इसका 6 गुना करेंगे यानी कि 6 से गुना कर देंगे, इसमें माइनस कर देंगे क्यू का 2 गुना, तो क्यू भी 8 वर्ष बाद इसमें 8 जुट जाएगा, और इसका 2 गुना है तो 2 से यहाँ पर गुना कर दीजिए, बराबर दोनों का डिफरेंस 40 है तो 40 कर देंगे। ये आपका हो गया दूसरा इक्वेशन। अब सॉल्व करिए, ठीक है। तो ये जो पहला ये दूसरा वाला है इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। अब 6p आ रहा है यहाँ से, और यहाँ से आ रहा है 2q माइनस का 2q, और 8 6 के 48, इधर 8 दूना 16, तो 48 में 16 माइनस होगा तो कितना बचेगा 32, प्लस में इस तरफ जाके घट जाएगा 40 में तो 8 बचेगा। अब ये इक्वेशन और ये दोनों को सॉल्व करना, तो किसी एक को इक्वल कर लीजिए। तो यहाँ पर किसका पूछ रहा है, क्यू का, तो पी को इक्वल कर लेते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर 3 से गुना करना होगा, और इसमें जो है किससे गुना करना होगा, 6 दूना 12, यानी यहाँ 2 से गुना करना होगा, उसके बाद माइनस करना होगा। तो ये दोनों तो कट ही जाएगा क्योंकि 4 तिया 12, 6 दूना 12, प्लस माइनस कट ही जाएगा। इसको लेंगे 3 गुना क्यू माइनस का 3q हुआ, इधर से 2 दूना 4 प्लस में q हुआ, ये 4q हुआ, तो 4 में से 3 घटेगा तो q बचेगा, बराबर 35 तिया 105, इधर 8 दूना 16, तो 105 में 16 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 89, ठीक है, प्लस में। तो q का वैल्यू पूछ रहा था, यही हमें निकालना था, 89 इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते, एक व्यक्ति अपनी आय का 30% बचाता है, यदि उसका व्यय 560 रुपये है तो उसकी आय कितनी है। 30 बचाता है तो 70% वो खर्च करता है, जबकि सवाल में जो है खर्च उसका कितना है 560, कितना गुना, आप सीधा सीधा देख सकते हैं 8 गुना है। आय पूछ रहा है 100%, इसका भी 8 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 800 रुपया। आगे बढ़ते, यदि a² + b² 169 है, a गुना b 10 है, तो इसका मान ज्ञात करना। तो आपको a - b और a + b दोनों निकालना, तो a - b निकालने के लिए आप क्या करिए, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो क्या होता है a² + b² माइनस का 2ab, a² + b² दिया है 169, उसमें माइनस 2ab 10 का 2 गुना 20 हो जाएगा। तो a - b कितना होगा, इसको घटाइए 149 बचेगा, रूट आ जाएगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, तो रूट अंडर 149 a - b आया है, रूट में आ गया, यहाँ पर है 149 रूट के साथ, तो ये इसका आंसर लगा सकते हैं। अगर आपको a + b का वैल्यू निकालना तो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो 169 प्लस का यहाँ पर 20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a + b का वैल्यू 189 रूट में, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर दे रखा है। आगे बढ़ते, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 22 से विभाज्य है, ठीक है। देखिए 22 से विभाज्य है तो 2 से और 11 से, ये 2 गुना 11 22 होता है, दोनों से विभाज्य होगा। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, अगर 2 से देखें तो ये दोनों नंबर डिविजिबल नहीं है क्योंकि इसके लास्ट में विषम है, तो ये दोनों हटा दीजिए आप। 2 नंबर है, इसमें 11 का मल्टीपल चेक कर लीजिए, 6 4 10 7 6 13, 11 का मल्टीपल नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 केवल बचा, यही इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते, 39 घंटे और 17 दिन का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 39 घंटा तो घंटा में ही है, इसका अनुपात निकालना 17 दिन से, तो 17 गुना एक दिन में 24 घंटे काउंट किया जाता है, तो 24 से गुना कर देंगे तो ये भी घंटा में बदल जाएगा। तो 3 से 8 बार में, 3 से ये 13 बार में, तो 13 अनुपात कितना आ गया 17 8 136, यही इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ। आगे बढ़ते, एक विक्रेता अपने माल पर क्रय मूल्य से 45% अधिक मूल्य अंकित करता है, ग्राहक की मांग पर वह बिलों पर 60% की छूट प्रदान करता है, विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। ये मार्कअप परसेंट आपके पास है, डिस्काउंट परसेंट भी है, तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट सक्सेसिव फार्मूला से आराम से निकाल सकते हैं। तो 45 बढ़ाया तो प्लस में 45, 60 का डिस्काउंट दिया तो माइनस में 60, एक माइनस एक प्लस आ गया तो आगे माइनस होगा, 45 गुना 60/100, कितना परसेंट जो इसका प्रॉफिट या लॉस आएगा, माइनस में आया तो लॉस होगा, प्लस में आया तो प्रॉफिट होगा। तो 20 से 3 बार में, 20 से 5 बार में, 5 से कट जाएगा 9 बार में, तो 9 या 27, इधर 60,
87 में 45 घटा देना आपको, तो माइनस में आ जाएगा 42। ठीक है, क्योंकि ये 87 जो है माइनस में है, तो 45 में 87 माइनस होगा तो 42% माइनस में आएगा। माइनस में आ गया तो हानि है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते। रमेश अकेले किसी कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकता है और सुरेश अकेले उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने साथ मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन रमेश को कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले कार्य छोड़ना पड़ा। कार्य कितने दिन में पूरा हो पाएगा? पहले रमेश और सुरेश का एफिशिएंसी निकालिए। रमेश को आर लिखते हैं, 16 दिन में करते हैं। सुरेश को एस, ये 10 दिन में करते हैं। टोटल वर्क दोनों का एलसीएम 80 हो जाएगा। 16 पंचे 80, 10 अट्ठे 80, 5 और 8 आया। अब कह रहे हैं कि काम समाप्त होने से 4 दिन पहले जो है कौन छोड़ दिया काम? रमेश। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, जो काम छोड़ रहा है उससे उतना दिन का काम करवाते हैं। ठीक है, इमेजिन करते हैं कि अगर वो काम करता उतना दिन तो कितना काम होता। तो रमेश के द्वारा 4 दिन में कितना काम होता है? 4 गुना रमेश का एफिशिएंसी 5 है, तो 5 से गुना करेंगे तो 20 यूनिट काम और होता। टोटल वर्क अभी 80 है, अगर ये रमेश 4 दिन और कर लेता तो टोटल वर्क कितना हो जाता? 80 + 20, 100 यूनिट हो जाता। अब इस 100 यूनिट काम को दोनों मिलकर करता है, क्योंकि रमेश जितना दिन पहले छोड़ा था उतना दिन वो कर लिया है। तो ये कितना हो जाएगा? दोनों का एफिशिएंसी 5, 8, 13 से डिवाइड कर दीजिए, तो 100/13, जिसको आप बोल सकते हैं 7 सही 9/13 दिन। ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, इसका मान निकालना। ठीक है, तो 3, 3, 6 अंक के पहले दशमलव यहाँ है, यहाँ भी है, हटा दीजिए। बात है इसका वर्गमूल लेने का। ठीक है, तो लास्ट में 25 है, तो सिंपल है, 5 ले लेंगे यहाँ से। उसके बाद बचा आपके पास 380। तो इसको 2 नंबर के गुणनफल में तोड़ेंगे जिसका अंतर 1 हो, तो क्या आएगा? 19 दूना 38 होता है, यानी 19 गुना 20 हो रहा है। तो छोटा वाला आपको यहाँ पर रखना है। 195 आ गया, ऊपर वाला का वर्गमूल। नीचे वाला कितना आएगा? 25 का 5 ले लेंगे, और 42 को 2 नंबर में, यानी 6 गुना 7 होगा, जिसमें से छोटा वाला 6 है, यहाँ पर आ जाएगा। 65 से 3 बार में ये कट जाएगा, तो 3 ही इस सवाल का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते, निम्नलिखित बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है, कई बार आपको बताया है। सबसे पहले आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, उसके लिए 18 में 34 जोड़ेंगे, कितना होगा? 42, 10 52 हो जाएगा। 52 में 17 जोड़ेंगे, 69 हो जाएगा। 69 में 13 जोड़ना, 72, 10 82 हो जाएगा। 82 में 22 जोड़ना है, ये हो जाएगा आपको 104। ठीक है, 104। उसके बाद n/2 निकालना आपको। n/2 कितना होगा? 104 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 52 आएगा। ठीक है, n/2 निकल गया 52। इसी से हम लोग देखते हैं कि इसमें माध्यिका वर्ग कौन सा है। तो 52 या 52 से जस्ट बड़ी CF कौन सी है? तो यहाँ पर है, 52 के बराबर ही है, तो यही आपका हो गया माध्यिका वर्ग। ठीक है, अब इसी से जो है सारा कुछ लिखेंगे। अब माध्यिका का फॉर्मूला लिखिए, क्या होता है? L + n/2 माइनस CF, और नीचे हो जाता है F गुना H। L मतलब जो माध्यिका वर्ग है उसका छोटा वाला, यह आ जाएगा 170, प्लस n/2 52 निकाले हैं, ओके, माइनस CF कितना है? देखिए CF इससे लेते हैं जो माध्यिका वर्ग है उससे जस्ट पहले वाला, तो यहाँ 18 है तो 18 आ जाएगा, और नीचे F, तो जो माध्यिका वर्ग है फ्रीक्वेंसी उसी से उठाते हैं। ठीक है, F और फ्रीक्वेंसी यहाँ से उठाएंगे 34, और गुना H, ये जो अंतराल है वो कितना का है? ये आपको 50 का अंतराल, तो 50 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना, तो देखिए यहाँ 52 में 18 घटाएंगे तो कितना आएगा? ये 34 आएगा। ठीक है, 34 नीचे भी है तो ये कट जाएगा, एक हो गया, इसका वैल्यू 1 गुना 50 50 होगा, तो 170 + 50 ये हो जाएगा 220। तो माध्यिका आपका 220 है, ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।